बताओ होमवर्क कितना है? हाँ √17 √5 हाँ का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। ये था। तो मान लो चतुर्थ अनुपात कितना है x। माना चतुर्थ अनुपात कितना है x है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हो जाएगा आपका √17 अनुपात √5। समानुपात कितना हो जाएगा? अनुपात सॉल्व करो इसको। हो जाएगा √17 बटे √5 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? √3 का वर्ग बटे x। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इधर ट्रांसफर कर दो, बाकी को उधर ले जाओ। तो x बराबर कितना हो जाएगा? √3 का वर्ग गुणित √5 बटे इधर कितना हो जाएगा? 17। ठीक है ना? काट सकते हो इसको? इधर देखो √17 से काटोगे तो √17 का 17 और ये कितना हो जाएगा? 3 बार में, लेकिन √3 कटेगा ना, कितना आएगा ये? √3। तो x बराबर कितना हो गया? ऊपर में √3 है और √5, यही दोनों बचे हैं। तो x का वैल्यू कितना आएगा? हाँ √15। √ हटता कब? जब दोनों संख्याएं सेम रहती। देखो अगर कहीं पे ऐसा लिखा है, मान के चलो √3 गुणित √3, तो जब इन दोनों का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? √ से √ गुणा हो जाता है और सिर्फ कितना लिखाएगा? 3। लेकिन जब दोनों अलग अलग संख्या है, तो संख्याओं का तो गुणा होता है, लेकिन √ नहीं हटता। √ कितना आएगा? 15। क्लियर? हाँ। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? √15। वैसे देखो काटने के टाइम भी √ नहीं हटा, 17 से काटे 3 बार में, लेकिन यहाँ पे √ बचा ही रहा। कितना आया था? हाँ √5 और √5 रहता तो कैंसिल आउट हो जाता। चलिए और कोई होमवर्क है सर? बना लिए जी इसको? जिन लोग नहीं बनाए होंगे बना लो इसको। अगला क्वेश्चन बताओ क्या था और होमवर्क। एक रस्सी को 3 अलग-अलग भागों में बांटा गया है। पहला भाग पूरी रस्सी का 1/5 है। हाँ और रस्सी का दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है। हाँ। तीसरा भाग रस्सी का कितना कितना है? नहीं बना 1/3। चलो क्वेश्चन पढ़ो तो क्या दे रखा है? एक रस्सी को 3 अलग-अलग भागों में बांटा गया है। हाँ। पहला भाग पूरी रस्सी का 1/5 है। हाँ। और रस्सी का दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है। हाँ। तीसरा चलो। भाग रस्सी का इधर देखो
पहला भाग कितना है? 1/5। पहला भाग है 1/5 और जो दूसरा भाग है, ठीक है, दूसरा भाग पहले भाग कितना है? 1/5। इसका कितना है? 2/3। 3/2। तो कितना हो जाएगा ये? 3/10। ठीक है ना? या तो एलसीएम से बना सकते हो या फिर इसको जोड़ के भी बना सकते हो। अगर एलसीएम से बनाओगे तो इधर देखो कितना हो जाएगा? 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? ये पहला भाग 1/5 का, नीचे वाला 5 और नीचे वाला इसका कितना हो गया? 10। तो इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10 होगा? ठीक है। अब देखो ये 3 भागों में बटा है। ये जो 10 है वो 3 भागों में बटा है। पहले भाग कितना है? 1/5। तो अगर इस 5 से इस 10 को भाग दोगे तो पहले वाले को कितना जाएगा? 2। ठीक है ना? अगर इस 10 से 10 को भाग दोगे, 10 से 10 को भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 1। और ऊपर में 3 भी है तो 3 से गुणा करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 3। अब 10 भाग था, पहले वाले को 2 भाग मिला, दूसरे वाले को 3 भाग मिला, तो अंतिम वाले को कितना मिलेगा? 5। अगर इसको फ्रैक्शन में निकालना है तो 5 भाग मिला और टोटल कितना भाग था? 10। तो कितना हो जाएगा इसको? 5/10। तो कितना मिलेगा? 1/2 भाग कट जाएगा ना। 5 का 5 और 5 दूनी कितना? 10। ठीक है ना? ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका भी बता सकते हैं इसका। ये समझ में आया? पहला भाग तो समझ में आया, जैसे दे रखा था 1/5। दूसरा भाग दे रखा था कि पहले भाग का 3/2 है, तो इसको निकाल लिए गुणा करके, तो कितना आ गया? 3/10। अब जब 2 भाग हमको पता है तो तीसरा भाग निकालना आसान है। इन्हीं संख्याओं का जो नीचे में जो संख्या है उसका क्या निकाल लो? एलसीएम। एलसीएम निकालोगे, अगर डायरेक्टली निकालना नहीं आता तो ऐसा निकाल सकते हो 5 और 10 का। तो 5 से जाएगा पहले या 2 से भी जा सकता है। तो 5 तो नहीं जाएगा और ये कितने बार में जाएगा? 5 बार में। अब 5 से जाएगा 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 2 × 5। तो कितना निकाल लिए एलसीएम? 10। इसी जो एलसीएम निकाले रहते हैं उसको टोटल हिस्सा मान के चलते हैं। तो टोटल हिस्सा कितना था? 10। अब हमको तीसरा हिस्सा निकालना है तो पहले और दूसरे को पहले कैलकुलेट करते हैं। तो पहला 1/5 था, तो नीचे वाली संख्या 5 से अगर एलसीएम को भाग देंगे तो कितना आएगा? 2। वैसे ही नीचे वाली संख्या 10 से 10 को भाग देंगे तो 1 आएगा, और ऊपर में जो संख्या उससे गुणा हो जाता है तो 3 से गुणा होगा 1 का, तो कितना हो जाएगा? 3। अब 2 और 3 5 हो गया, तो तीसरा भाग ऑलरेडी कितना बचेगा? 5। अगर फ्रैक्शन में निकालना है 5 हिस्सा 10वें हिस्सा का कितना है, तो 5 कितना हो जाएगा? 10। और यहां से निकल जाएगा कि तीसरा हिस्सा कितना है? 1/2 भाग। और कोई क्वेश्चन था क्या होमवर्क में? लास्ट क्वेश्चन क्या किया था जी? बताओ तो। चलिए क्वेश्चन लिखो। एक स्कूल में
लड़कों और लड़कियों की संख्या, लड़कों और लड़कियों की संख्या 5:7 के अनुपात में थी, 5:7 के अनुपात में थी, फुल स्टॉप। सत्र के दौरान मतलब जो सेशन चल रहा था उसके बाद, सत्र के दौरान 8 और लड़कों ने प्रवेश दिया, सत्र के दौरान 8 और लड़कों को प्रवेश दिया गया। लड़कियों और लड़कों का नया अनुपात, लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात 1:1 है। एक अनुपात 1 है, फुल स्टॉप। शुरुआत में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच अंतर क्या था? शुरुआत में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर क्या था? कैसे डील करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को? क्वेश्चन बताओ, पहले बेसिक से बताता हूँ, फिर दूसरा मैं बताऊंगा। बताओ। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। हाँ, कितना है? बॉयज और गर्ल्स का 5:7। 5:7। तो यहाँ पे बॉयज को कितना मान लो? 5 है, ठीक है ना? और गर्ल्स को कितना मान लो? 7 है। मान सकते हैं? हाँ, ठीक है। क्या दिया है आगे? और 8 लड़के और प्रवेश करते। हाँ, देखो अब कैसे लिखा है ये? 5x तो पहले लड़के थे, उसमें 8 जने और आ गए, 8 लोग और है ना, और लड़कियां तो उतनी है 7x। जब ऐसा हुआ तो नया अनुपात कितना हो गया? 1:1। हाँ, 1/1। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 5x + 8, ठीक है ना? इधर 1 आ जाएगा और 7x को उधर ले जाओ तो इधर कितना होगा? 7x। x वाले को एक साइड और नंबर को एक साइड, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा? 7x - 5x। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा? 2x। तो 2x बराबर 8 और x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8/2। तो कितना निकल के आएगा? 4। शुरुआत में लड़के और लड़कियों के बीच में अंतर कितना था? शुरुआत में लड़कों और लड़कियों के बीच अंतर कितना हो जाएगा? देखो, आप 5 अनुपात में लड़के हैं और 7 अनुपात में लड़कियां हैं, तो कितना हो जाएगा? बड़े में से छोटे को घटाना है, अंतर पूछा है तो कितना का आएगा? हाँ, तो कितना का आएगा? 2x और 2 गुणित x का मान निकाल चुके हो, कितना? 4। तो टोटल कितना अंतर था? 8।
ये समझ में आया ना इसको कैसे लिखे? Yes, sir. चलिए ये हो गया। और कैसे बना सकते हैं इसको? इधर देखो, लड़ाई कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। मिटा देंगे इसको। इधर देखो, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है? 5 7। ठीक है ना? कौन आ रहे हैं? लड़के आ रहे हैं। और कितने लोग आ रहे हैं? 8 लोग आ रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो नया अनुपात कितना हो जाता है? ऐसी है। इधर देखो, जब लड़के आ रहे हैं तो अनुपात चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन लड़की के साइड तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी अनुपात चेंज हो रहा है। ये सेम होना चाहिए ना। यहाँ पे देखो, शुरुआत में जो लड़कियों का जो अनुपात था वो 7 अनुपात था, और बाद में अनुपात कितना हो गया? 1। ये सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्योंकि इधर तो कुछ भी चेंजेस नहीं किए हो। इसको सेम बनाने के लिए दोनों तरफ आपको किससे गुणा करना पड़ेगा? 7 से। जब 7 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 7। और ये भी कितना हो गया? 7। समझ में आया? अब लड़कियों का अनुपात सेम हो गया। पहले भी 7 था और अभी भी कितना हो गया? 7। इधर चेंज हुआ। हाँ, पहले 5 था, अब बढ़ के कितना हो गया? 7। रीजन क्या है कि 8 लड़के और शामिल हुए। तो यही जो 2 रेशियो बढ़ा है, जो 2 रेशियो यहाँ पे बढ़ा है, इसी का मान कितना है? 8। तो 1 रेशियो या 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 8/2। तो कितना आएगा? 4। समझ में आया? अब देखो, शुरुआत की अगर बात करें तो इसका अंतर कितना था? 2 का। ठीक है ना? तो शुरुआत में लड़कों और लड़कियों के बीच अंतर कितना अनुपात का था? 2 रेशियो का। तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 1 रेशियो का मान कितना आया है? 4। तो यहां से भी कितना निकल के आएगा? 8। ठीक है ना? तो इससे भी बना सकते हो, जो भी ठीक लगे आपको। कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लड़ाई कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? चल अगला। एक क्लब में महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात, महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 है। फुल स्टॉप। हाल ही में 300 महिलाएं, हाल ही में 300 महिलाएं
क्लब में शामिल हुई है 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई है और अनुपात 5:2 हो गया, 5:2 हो गया। अब क्लब में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? अब क्लब में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? चलो एक बार फिर से बोलता हूं, क्वेश्चन जो नहीं लिखे लिख लो। एक क्लब में महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात, महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 है, फुल स्टॉप। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई है और अनुपात 5:2 हो गया, और अनुपात 5:2 हो गया, फुल स्टॉप। अब क्लब में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? अब क्लब में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? निकाल के बताओ कितना है। फाइनल वाला बताना है। ऐड हो रहे 300 ऐड होने के बाद 300 तो और ऐड हो रहा है ना, तो कैसे 200 आएगा? हाँ, जो भी आ रहा है। कितना है जी? बेसिक से ही बना लो। कितना है यार? नहीं बना? 15 सवाल है। कैसे समझा करने की क्या है? चलो बता दो, शुरुआत में कितना था? हाँ, वुमेन और मैन का ना। हाँ, कितना था? 3:2 था। तो वुमेन को मान लो, महिलाओं को कितना था? 3x, और जो मेल थे वो कितना थे? 2x। क्या बोला गया है कि किसमें शामिल होते हैं? और महिलाओं में। तो 3x तो पहले थे, और कितने और शामिल हो जाते हैं? 300। और पुरुष तो सेम है, 2x। ठीक है, जब ऐसा होता है तो नया अनुपात कितना हो जाता है? 5:2। तो सॉल्व करो, 2 को इधर लेके आ जाओ। ये 3x प्लस 300, और इस 2x को उधर ले जाओ, तो 5 पहले से बैठा हुआ है और 2x उधर जाएगा, तो इधर अंदर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। बाहर की संख्या का दोनों के साथ गुणा होगा, तो पहले 2 का गुणा 3x के साथ होगा 6x, और 2 का गुणा जब 300 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा? 600। और इधर 5 दूनी कितना? 10x। इस 6x को उठा के उधर ले जाओ तो हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 10x माइनस 6x।
तो 600 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x। तो यहां से 4x बराबर 600 और x का वैल्यू निकालोगे तो 600 बटे कितना 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 एकम 4 4 एकम 4 4 बच्चे 20 और 0। तो x का मान कितना आया 150। ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या पूछा है कि जब 300 महिलाएं शामिल हो जाती है तब कितना होगा संख्या। तो पहले कितना था, पहले देखो कितना था वुमेन 3x। प्रारंभ में निकालो, पहले प्रारंभ में कितना था 3x। तो 3 गुणित कितना हो जाएगा 150। तो कितना हो जाएगा 450। और बाद में कितना हो जाएगा 450 तो पहले थे और 300 और शामिल हुए हैं ना बाद में। तो टोटल कितना हो जाएगा 750। तो वर्तमान अभी जब शामिल हुए हैं उसके बाद कितने महिलाएं हैं टोटल। से सीधा नया अनुपात को गुणा कर सकते थे सर 5:3। x का मान 150 निकला। हाँ तो नया अनुपात 5/2 है तो महिला का 5 है तो 5 गुणा 150। हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कर सकते हो। उससे बनाएंगे तो कैसे बनेगा। इधर देखो, वुमेन और मेन के जो अनुपात है वो कितना है 3:2। किसमें ऐड होते हैं नए 300 लोग वुमेन वाले में। इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है, तो अनुपात कितना हो जाता है 5:2। यही है ना। कुछ भी बराबर करने की जरूरत नहीं है। देखो जिधर 8 लिखी हो वो पहले से बराबर है, तो इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ये बराबर नहीं रहता, यहाँ पे 2 रहता और यहाँ पे और कोई संख्या रहता तो बराबर करते। अभी तो दोनों सेम है ना, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो देखो कितने का अंतर आया है 2 रेशियो का। यहाँ पे 3 था और 3 से बढ़कर कितना हो गया 5। और ये क्यों बढ़ा है, क्योंकि कुछ लोग ऐड हुए हैं। कितने लोग ऐड हुए हैं 300। तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा 300/2। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 150। तो ये बाद वाला है ऐड होने के बाद। तो बाद में महिलाओं की संख्या कितना हो जाएगा 5 रेशियो में है बाद में। तो 5 गुणित 150 तो हो जाएगा 750। अगला देखो ए और बी के आय का अनुपात, ए और बी के आय का अनुपात
5:4 है, 5:4 है, और उसके व्यय का अनुपात और उसके व्यय का अनुपात 2:1 है यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 6,000 रुपए बचाता है तो 6,000 रुपए बचाता है तो एक ही आय ज्ञात कीजिए। एक ही आय ज्ञात कीजिए। कितना है? इधर देखो थोड़ा सा, अगर किसी व्यक्ति की आय है तो वो दो भागों में टूटता है। एक तो जो वो क्या करता है, बचत, और एक क्या करेगा, व्यय। यही होता है ना, कुछ पैसा को खर्चा करेगा और कुछ क्या करेगा, बचत, और इन्हीं दोनों को मिला के क्या बनता है, आय। अगर मैं व्यय निकालना चाहूं यहां से, तो ये क्या हो जाएगा, आय माइनस बचत होगा ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना जी। अगर व्यय कोई खर्चा निकालना चाहोगे तो कितना आपका आय था स्टार्टिंग में और कितना रुपए आपके पास बचा है लास्ट में, उन्हीं दोनों का अंतर तो किसके बराबर आएगा, खर्चे के बराबर आएगा। इसको लिख लो, लिखना है तो इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा, क्योंकि क्या किसको माइनस करना है, कब प्लस करना है, यहीं से समझ में आएगा। ठीक है, इधर देखो, बेसिक से अगर इसको बनाना चाहे तो बन जाएगा, उससे भी बन जाएगा। क्या दे रखा है, किसका अनुपात दे रखा है, आय का। हाँ, कितना, 5:4। ए और बी के आय का अनुपात कितना दे रखा है, 5:4। मतलब ए की जो आय है उसको मैं मान लेता हूं कितना है, 5x, और बी की आय कितना है, 4x। अब देखो इसी 5x में से ये कितना बचाता है, 6,000 ना, और इस 4x में से ये भी 6,000 बचाता है। और जब ऐसा बचाता है तब इसके खर्च का अनुपात कितना हो जाता है, 2:1। तो ये किसका अनुपात हो गया, व्यय का। वही लिखा था ना, व्यय बराबर ये क्या है, क्या बोलते हैं, आय, और आय में जैसे खर्चा को हटाओगे, सॉरी बचत को हटाओगे तो क्या निकलेगा, खर्च निकलेगा इधर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इधर एक इधर लेके आ जाओ, और ये हो जाएगा 5x माइनस 6,000, और इधर कितना हो जाएगा, 2, 4x माइनस 6,000, तो हो जाएगा 5x माइनस
6000 और इधर कितना जाएगा 8x माइनस कितना 6 दूनी 12। संख्या को एक साइड और x वाले को एक साइड, इस 5x को उधर ले जाओ और 12000 को इधर लेके आओ। पहले से माइनस 6000 है और प्लस का 12000 हो जाएगा, इधर आएगा तो, और ये हो जाएगा 8x माइनस कितना 5x। तो देखो यहाँ पे 12000 प्लस में है और 6000 माइनस में है, घटेगा संख्या तो कितना आएगा 6000, और इधर 8x में से 5x घटेगा तो 3x, तो 3x बराबर 6000 या x बराबर 6000 बटे 3। तो x का वैल्यू कितना हो गया 2000। किसकी आय पूछा है, हाँ a की आय, तो a की आय कितना में है 5x है, तो 5 गुणित कितना हो जाएगा 2000 और फाइनली कितना निकल के आएगा 10000। ये इसका बेसिक है। हो गया क्या? और कैसे इसको डील कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को मिटा दो इसको। मिटा दूं क्या जी? इधर देखो, और कैसे बना सकते हैं इसको? a और b के आय का अनुपात कितना है 5:4, और प्रत्येक कितना बचत करता है 6000 का, तो 6000 रुपए का बचत करता है, ठीक है ना। ये भी 6000 का बचत करता है और ये भी। जब ऐसा बचत करता है तब इसका व्यय का अनुपात कितना हो जाता है 2:3, एक ना। हाँ ठीक है। अब इधर देखो कैसे गुणा होता है, इस संख्या का पहले इससे, तो कितना हो जाएगा 5 का 5, और इधर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, तो 4 दूनी 8, 8 में से 5 को घटाओगे तो कितना अनुपात बचेगा 3:। समझ में आया है? इधर 5 एकम 5 और इधर 4 दूनी 8, 8 में से 5 को घटाओगे तो कितना अनुपात बचेगा 3। इधर देखो, अब इसका गुणा इससे, तो कितना हो जाएगा 6000 एकम 6000, और इधर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। सेम सिंबल है तो घटेगा, तो ये 6000 हो गया और इधर 6 दूनी कितना 12000, ठीक है ना। इसका गुणा इससे, तो 12000 में से 6000 को घटाओगे तो कितना आएगा 6000, तो यहां से 1 का मान निकल जाएगा 6000 बटे कितना 3, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 0, तो 1 अनुपात या 1 का मान कितना हो गया 2000, ठीक है ना। यहां से a की आय निकालनी है, तो a की आय कितना अनुपात में है 5। a की जो आय है वो 5 में है, तो 5 गुणे 2000, तो कितना आएगा 10,000। इधर बाई चांस सिंबल अलग अलग रहता, मान के चलते एक में प्लस रहता और एक में माइनस रहता, ठीक है ना। तो कैसे होता, गुणा तो सेम होता, 6 एकम 6 और इधर कितना 6 दूनी 12, लेकिन दोनों संख्या आपस में क्या हो जाता जुड़ जाता, 12 और 6 कितना हो जाता 18।
जब सेम सिंबल रहेगा तो घटेगा, अलग अलग सिंबल रहेगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अगर दोनों प्लस रहता तो तब भी घटता, ठीक है ना। अगर सेम सिंबल रहेगा तो हमेशा घटेगा, और अपोजिट सिंबल रहा तो आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। चल अभी और क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। चलो होमवर्क लिख लो। ए और बी के मासिक आय का अनुपात, ए और बी के मासिक आय का अनुपात 6:5 है, 6:5 है, और उनके व्यय का अनुपात, और उनके व्यय का अनुपात 7:6 है। महीने के अंत में ए और बी क्रमशः 1500 और 1000 बचाते हैं, 1500 और 1000 बचाते हैं, 1500 और 1000 बचाते हैं। ए की मासिक आय कितनी है, ए की मासिक आय कितनी है। करेंट अफेयर ध्यान से बताओ। हाल ही में फोर्ब्स की बिलियनर्स सूची बिलियनर्स सूची 2025 में एलोन मस्क को शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है ना। इसकी संपत्ति कितनी है, 434 बिलियन डॉलर। $434 बिलियन। दूसरे नंबर पर कौन है, जेफ बेजोस, जो अमेज़न के मालिक है। दूसरे नंबर पर है जेफ बेजोस। उसके टोटल उसके संपत्ति का पता लगाते हैं, उसका जो भी व्यापार है उससे उसको कितना लाभ हो रहा है, कितना वो कमाई कर रहा है, कितना उसका संपत्ति है। ये जो एलोन मस्क है, इसका प्रमुख कमाई का साधन क्या है, इसकी एक वो है स्पेस कंपनी है, ठीक है ना, सैटेलाइट कंपनी है। किस नाम से, स्पेस एक्स के नाम से। इसी के से सबसे ज्यादा कमाता है। हाँ क्या बोले, कुछ बोले क्या?
हाल ही में वैश्विक स्तर पर हाल ही में वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन में भारत को सातवां स्थान मिला है। पहले स्थान पर कौन है? ब्राजील। ठीक है ना, कॉफी उत्पादन में पहले स्थान पर हमेशा कौन रहता है? ब्राजील। यहां पे एक द्वीप है जिसको बोलते हैं सेंटोस द्वीप। इसको किस नाम से जानते हैं? कॉफी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। भारत में कहां पे सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन होता है? कर्नाटक में। भारत में सबसे ज्यादा कहां पे उत्पादन होता है? भारत में कर्नाटक राज्य में। अगला, हाल ही में 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। हनुमान भगवान की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है ना, 72 फीट की। अगला, हाल ही में एनटीटी लॉकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उसको सुरक्षित रखना। ठीक है ना, एनटीटी लॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उसको सुरक्षित रखना। जो व्यापार से संबंधित जो दस्तावेज है उसको सुरक्षित रखना। देखो, हाल ही में
हिंद महासागर हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव संजीव रंजन को नियुक्त किया गया है। ये क्या है? ये 23 देशों का समूह है जो हिंद महासागर के आसपास लगे हुए हैं, ठीक है ना। जैसे भारत भी हिंद महासागर से लगा हुआ है, हाँ, तो ऐसे जितने भी देश हिंद महासागर या उसमें आसपास लगे हुए हैं उनका एक एसोसिएशन है। अगला लिखो। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल दो 2025 का आयोजन आंध्र प्रदेश में हुआ है। अगला, हाल ही में ब्रिक्स ब्लॉक का ब्रिक्स एक संगठन है ना, ये ब्रिक्स ब्लॉक का, ऐसा लिखा था इंग्लिश में, ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदार देश नाइजीरिया बना है। ठीक है ना। मेंबर तो इसमें 10 है और भागीदार देश भी है, जिसमें 9वां भागीदार देश कौन सा है? नाइजीरिया। लास्ट लिखो। हाल ही में अमेरिका के 50वें राष्ट्रपति के रूप में 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में ना, राष्ट्रपति बोल रहा था क्या? हाँ, 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में जेंडी वेस ने
शपथ लिया है। जेडी वेस्ट ने शपथ लिया है। कहां तक पढ़ लिए थे जी? संविधान का हो गया था ना अनुच्छेद 32 तक। हाँ चलो, भाग 3 खत्म हो गया था, वो मार्शल लॉ वगैरह बचा, उसको मैं बता दूंगा बाद में। इतिहास में कहां तक पढ़े थे लास्ट बार? हाँ मतलब मौर्य वंश समाप्त हो गया था ना। मौर्य वंश के बाद सुंग वंश है, उसके बाद कर्ण वंश है। इन दोनों से इतने क्वेश्चन आते नहीं है, सीधा गुप्त वंश के ऊपर बात करते हैं जो पेपर में आता नहीं है। तो आज कौन सा वंश पढ़ेंगे? गुप्त वंश। प्राचीन इतिहास के ये भी इंपॉर्टेंट वंश है। हाँ आ जाओ। तो पहला ही क्वेश्चन याद रखना है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस वंश को कहा जाता है? पहला क्वेश्चन क्या है? हाँ, भारतीय इतिहास का, बातें नहीं करना, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस वंश के काल को कहा जाता है? तो स्वर्ण काल गुप्त वंश के काल को कहा जाता है। क्यों स्वर्ण काल कहा जाता है? क्योंकि इस जो काल है गुप्त वंश में, उस समय क्या हुआ था, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ था और सभी धर्मों को अपना विकास करने का क्या हुआ था, पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ था। इसीलिए इस काल को क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर पूछे गुप्त कौन थे, तो गुप्त कौन थे? ये कुषाणों के क्या थे? सामंत। गुप्त कौन थे? कुषाणों के सामंत थे। ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन एग्जैक्टली याद रखना है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? तो गुप्त वंश के काल को कहा जाता है। और गुप्त कौन थे? तो गुप्त कौन थे? कुषाणों के सामंत। इस गुप्त वंश में हमको कितने राजाओं के बारे में पढ़ना है? तो सबसे पहला है कौन सा? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद कौन आएगा? घटोत्कच। उसके बाद कौन आएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त। उसके बाद कौन आएगा? रामगुप्त। ठीक है ना। उसके बाद कौन आएगा? रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, या इसी को विक्रमादित्य भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उसके बाद कौन शासक आएगा? कुमारगुप्त। इसके बाद कौन आएगा? कुमारगुप्त। उसके बाद कौन आएगा? स्कंदगुप्त। और उसके बाद कौन आएगा? भानुगुप्त। तो इतने शासकों के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। सबसे पहले श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम,
समुद्रगुप्त, रामगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। उसके बाद कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त, उसके बाद भानुगुप्त। तो एक एक करके पढ़ते हैं। हो गया क्या? हाँ, अच्छा इसको नहीं मीटर, इसको साइड में लिख देता हूँ मीटर, ताकि याद रहे क्रम। इधर मैं लिख देता हूं क्रम को। पहले कौन था? श्रीगुप्त था, उसके बाद घटोत्कच था, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद हाँ रामगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त और लास्ट में भानुगुप्त, ठीक है ना। तो सबसे पहले किसके ऊपर बात करेंगे? इसके बारे में चार बातें याद रखना है, ठीक है ना। कौन कौन सा चार बातें याद रखना है? पहला, इसको गुप्त वंश का क्या मानते हैं? संस्थापक। तो गुप्त वंश का संस्थापक पूछे तो क्या लगाना है? श्रीगुप्त। दूसरा बात क्या याद रखना है कि इसकी जानकारी, श्रीगुप्त की जो जानकारी है हमको प्रभावती के अभिलेख से मिलता है। इसकी जानकारी हमको कहां से मिलता है? प्रभावती के अभिलेख से। अभी प्रभावती कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। तो उसी के अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? श्रीगुप्त की जानकारी मिलती है। तीसरा बात याद रखना है कि इन्होंने मंदिर बनाने के लिए कितना हजार गांव दान में दिया था? तो 24,000 गांव दान में दिया था। तो मंदिर बनवाने के लिए कितना गांव दान में दिया था? 24,000 गांव दान में दिया था। और चौथा बात याद रखना है कि इन्होंने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो इन्होंने महाराज की उपाधि धारण किया था, जो एक छोटे सामान धारण किया करते थे। तो क्या क्या बताया कि इसे गुप्त वंश का संस्थापक मानते हैं, ठीक है ना। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो जानकारी मिलती है प्रभावती गुप्त के अभिलेख से। मंदिर बनवाने के लिए कितना गांव दान में दिया था? हाँ, मंदिर बनवाने के लिए 24,000 गांव दान में दिया था। और कौन सी उपाधि धारण की थी? हाँ, महाराज की उपाधि धारण की थी, जो कौन धारण करते थे? छोटे सामंत धारण करते थे। चल
उसके बाद घटोत्कच के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिलता, सीधा उसके बाद किसके बारे में पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में क्या क्या जानकारी है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का क्या मानते हैं, वास्तविक संस्थापक। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम को। और क्या इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 एडी में, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 एडी में कौन सा समाज चलाया था, गुप्त समाज चलाया था या गुप्त कैलेंडर चलाया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 एडी में क्या चलाया था, गुप्त समाज चलाया था। इसके बाद इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसका चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और साथ ही इन्होंने जो लिच्छवी राजकुमारी थी, इसका नाम क्या था, कुमार देवी, इसके साथ इन्होंने क्या किया था, विवाह किया था। इसी भी इसको लिच्छवी राजकुमार के नाम से भी जानते हैं। तो क्या क्या है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कि ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। इन्होंने क्या किया था, 320 एडी में क्या चलाया था, गुप्त समाज चलाया था। ठीक है ना। अब देखो अभी जब मैं कनिष्क को पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं हूं उसान मत, जब 320 एडी में इन्होंने कौन सा समाज चलाया था, गुप्त समाज। और जो कनिष्क है, जो कनिष्क है ये 78 एडी में क्या चलाएंगे, हाँ शक समाज, ठीक है ना। 78 एडी में क्या चलाएंगे, शक समाज। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जो गुप्त समाज है और शक समाज है, इनके बीच में कितना अंतर है। तो अगर मैं गुप्त संवत और शक संवत के बीच में अंतर निकालूं, तो कितना हो जाएगा। अगर 320 में 78 को माइनस करोगे तो कितना आता है, 242 वर्षों का। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि शक संवत और गुप्त संवत के बीच में कितना अंतर है, तो कितने वर्षों का अंतर है, 242 वर्षों का। ठीक है ना। इसको मैं पढ़ाऊंगा जब कनिष्क पढ़ाऊंगा तब। तो गुप्त संवत और शक संवत के बीच में कितना अंतर है, 242 वर्षों का। और इन्होंने क्या किया था, किसकी उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज की। किसकी उपाधि क्या थी, महाराजा धीराज। इनका विवाह किससे हुआ था, लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमार देवी से। इसको मिटा दूं। इनका विवाह किससे हुआ था, विवाह हुआ था कुमार देवी से। और कुमार देवी कौन थी, लिच्छवी राजकुमारी थी। इसीलिए जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम को और क्या कहा जाता था, लिच्छवी राजकुमार। क्या कहा जाता था, लिच्छवी राजकुमार। तो हो गया। हाँ, उसके बाद कौन सा पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त। चल
तो अगला कौन सा पढ़ेंगे? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बहुत सारे नाम हैं। समुद्रगुप्त के सबसे पहले कौन कौन से नाम है उसको देखते हैं। तो समुद्रगुप्त को और किस किस नाम से जानते थे? लिच्छवी दोहित्र के नाम से। अब देखो इसको लिच्छवी राजकुमार बोलते थे और इन्हीं का जो बेटा था उनका नाम क्या था? समुद्रगुप्त। तो दोहित्र का मतलब होता है बेटा, तो इसको और किस नाम से जानते थे? समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र के नाम से जानते थे। साथ में जो समुद्रगुप्त है उसको और क्या कहते थे? भारत का नेपोलियन। उसको क्या कहते थे? भारत का नेपोलियन। जो इतिहास का स्मिथ है इन्होंने क्या कहा है? इसको 100 युद्धों का विजेता। इसको और क्या कहा है? 100 युद्धों का विजेता। ये जो समुद्रगुप्त है ये खुद एक अच्छे लेखक थे, इसीलिए इसको और किस नाम से जानते हैं? कविराज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कविराज के नाम से। और पूरे उसको धरती को जीत लिया था, इसीलिए इसको और किस नाम से जानते हैं? धरणीबंध के नाम से। ठीक है ना। इसी के समय एक और राजा था जिसका उल्लेख मिलता है इतिहास में, जिसका नाम था कांच। तो ऐसा बताया जाता है या तो जो कांच था वो समुद्रगुप्त का क्या था? सौतेला भाई था, या समुद्रगुप्त का नाम ही क्या है? कांच। इसके नाम के सिक्के भी ले हैं। ठीक है ना। किस राजा को उल्लेख मिलता है उस समय? कांच नाम के राजा को उल्लेख मिलता है। तो हो सकता है कांच संभवतः समुद्रगुप्त ही रहा होगा, या इसका कोई क्या रहा होगा? सौतेला भाई। ठीक है ना। इसकी जानकारी पूरे समुद्रगुप्त की हमको जानकारी कहां से मिलती है? एक अभिलेख है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है? अशोक का। इसी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पे हमको समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था उनका नाम क्या था? हरिसेठ। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था उसका नाम क्या था? हरिसेठ। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत को जीतने के लिए, समुद्रगुप्त ने किसको? दक्षिण भारत को जीतने के लिए कौन सा नीति अपनाया था? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति। कौन सा नीति अपनाया था? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति। ठीक है ना। ये जब दक्षिण भारत को जीत रहा था तो ये जीतते जीतते कहां तक पहुंच गया था? ये पल्लवों की जो राजधानी कांची थी वहां तक पहुंच गया था। और इन्होंने अंतिम रूप से किसको हराया था? विष्णुगुप्त नामक शासक को पराजित किया था। ठीक है ना। देखो अभी तक इतिहास में जो असम वाला क्षेत्र है, मौर्य वंश में भी असम को कोई नहीं जीत पाया था, लेकिन गुप्त वंश में पहले बार असम वाले क्षेत्र को समुद्रगुप्त ने जीत पाया। और असम में उस समय कौन सा शासक चल रहा, कौन सा वंश का शासन चल रहा था? कामरूप वंश का। या इसी कामरूप वंश को और किस नाम से जानते हैं? प्रागज्योतिष वंश के नाम से। तो असम को पहले बार जीतने वाला शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। और समुद्रगुप्त ने किस वंश को हराया था असम में? कामरूप वंश को हराया था। समुद्रगुप्त ने टोटल 6 प्रकार के क्या चलाए थे? सोने के सिक्के। कितने प्रकार के सोने के सिक्के चलाए थे? 6 प्रकार के सोने के सिक्के। तो सर्वाधिक मात्रा में अगर सोने के सिक्का पूछे किस वंश में चला था, तो किस वंश में चला था? गुप्त वंश में चला था, जिसमें 6 प्रकार के अकेले सिक्के किसने चलाए थे? समुद्रगुप्त ने। सर्वाधिक सिक्के तो कुमारगुप्त चलाएगा, लेकिन 6 प्रकार के सोने के सिक्के किसने चलाए थे? समुद्रगुप्त ने। ठीक है ना। चलिए तो लिखते समुद्रगुप्त को। और भी बहुत सारे बातें समुद्रगुप्त के बारे में लिखेंगे, कट करके तब समझ में आएगा। समुद्रगुप्त। तो और इसको किस किस नाम से जानते हैं? इसको लिच्छवी दोहित्र, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, 100 युद्धों का विजेता, 100 युद्धों का विजेता, कविराज, धरणीबंध, ये सब इसकी उपाधि है। लिच्छवी दोहित्र, भारत का नेपोलियन। ये नेपोलियन कहां का था जी? नेपोलियन बोनापार्ट कहां का था? नाम सुने हो? कहां का था? फ्रांस का। फ्रांस का ना।
ठीक है। इस समुद्रगुप्त की हमको जानकारी कहां से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। कहां से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है ये किसका है? सम्राट अशोक का, ठीक है ना। इस समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था, दरबारी जो कवि था या दरबारी कौन था? हरिशेठ। कवि मत बोलो, ये दरबारी था। और हरिशेठ उस समय कौन से पोस्ट में था? महासंधि विग्रह के पोस्ट में, मतलब प्रधानमंत्री का जो पोस्ट होता है ऑलमोस्ट वही पद था। हरिशेठ का जो पोस्ट था वो क्या था? महासंधि विग्रह। इसका मतलब क्या है? अगर कोई राजा को समुद्रगुप्त हरा देता था तो उससे किस तरह से संधि समझौता करना है, किस तरह से धन लेना है, ये पूरा डिसाइड करने का काम किसका था? हरिशेठ का, ठीक है। दक्षिण भारत को जीतने के लिए कौन सा नीति अपनाया था? दक्षिण भारत को जीतने के लिए, दक्षिण भारत को जीतने के लिए कौन सा नीति अपनाया था? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति। मतलब किसी राजा को पहले जीत लेता था, उसकी आग्रह पर उसको क्या कर देता था? छोड़ देता था, ठीक है ना, उससे धर्म लेके। तो इस नीति को बोलते हैं ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति। ये दक्षिण भारत को कहां तक जीता था? दक्षिण भारत में ये कहां तक पहुंचा था? पल्लवों की राजधानी कांची तक। पल्लवों की राजधानी कांची तक पहुंचा। और किसको पराजित किया था? विष्णुगुप्त को। पल्लवों का राजा कौन था? विष्णुगुप्त। इसने और किसको जीता था? असम को। समुद्रगुप्त ने किसको जीता था? असम को। और उस समय असम में कौन सा वंश चल रहा था? कामरूप वंश या प्राग ज्योतिष वंश। इस क्वेश्चन को भी कई बार पूछा है कि असम में जो वंश चल रहा था जिसको समुद्रगुप्त ने जीता है वो कौन सा वंश था? कामरूप वंश या प्राग ज्योतिष वंश। तो इसने क्या जीता था? असम जीता था। और असम में जो वंश चल रहा था उस वंश का नाम क्या था? कामरूप वंश, या इसी को क्या बोलते हैं? प्राग ज्योतिष वंश। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? 6 प्रकार के सोने के सिक्के चलाए थे। 6 प्रकार के सोने के सिक्के चलवाए थे, जिसमें 6 प्रकार के सोने के सिक्के कौन कौन से थे? पहला था गरुड़ सिक्का, जो गुप्त वंश का वो था राज चिन्ह। पहला क्या था? गरुड़ सिक्का, जिसमें गरुड़ का चिन्ह हुआ करता था। और यही क्या था? गुप्त वंश का राज चिन्ह था। दूसरा सिक्का कौन सा था? धनुर्धारी सिक्का। धनुर्धारी सिक्का। तीसरा था परशु सिक्का। चौथा था अश्वमेध सिक्का। अलग अलग चित्र था सिक्काओं में, बस इसमें घोड़े का चित्र था, इसमें परशु या वो परशुराम का चित्र था, धनुर्धारी में धनुष चलाते हुए से वो था चित्र था। 5वां सिक्का कौन सा था? व्याघ्रहंता सिक्का, बाघ को मारते हुए दिखाया गया था इसमें, व्याघ्रहंता सिक्का। और 6वां कौन सा था? वीणावादन सिक्का। वीणावादन सिक्का ये सबसे भारी सिक्का था। वीणावादन सिक्का क्या था? सबसे भारी सिक्का था।
तो ये 6 प्रकार के टोटल सोने के सिक्के चलाए थे उसने समुद्रगुप्त ने। पूछे गुप्त वंश में सबसे भारी सिक्का कौन सा था? तो वीरापादा सिक्का था। और राज चिन्ह क्या था? तो गरुड़ सिक्का था। अच्छा, गुप्त वंश के शासक लोग कौन से वंश को कौन से उसको मानते थे? तो इन लोग वैष्णव संप्रदाय को मानते थे। किसको मानता था? वैष्णव संप्रदाय को मानता था ये। हाँ हाँ, पूरा पूरा गुप्त वंश का जो राज चिन्ह था वो गरुड़ था, मतलब वो वैष्णव संप्रदाय को मानते थे लोग, वैष्णव धर्म को मानते थे। हो गया? अब थोड़ा सा बात रामगुप्त के ऊपर करते हैं। हो गया क्या? समुद्रगुप्त के बारे में हो गया। अब अगला शासक कौन आएगा? रामगुप्त। ठीक है ना? समुद्रगुप्त के 2 बेटे रहते हैं। बड़े बेटे का नाम क्या रहता है? रामगुप्त। और छोटे बेटे का नाम क्या रहता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद जो अगला शासक होगा वो कौन होगा? रामगुप्त होगा। लेकिन रामगुप्त कैसा रहता है? डरपोक शासक रहता है। तो अगला कौन होगा? रामगुप्त। इस रामगुप्त की पत्नी का नाम क्या रहता है? ध्रुवस्वामिनी। चलो, तो रामगुप्त के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, बस याद रखना कि इसकी पत्नी का नाम क्या था? ध्रुवस्वामिनी था। जैसे ये राजा बना तो इसी समय किसका आक्रमण हुआ था? शक शासक, इसके गुप्त वंश में किसका आक्रमण हो गया? शक शासक। और उस शक शासक का नाम क्या था? रुद्रसी। उस शक शासक का नाम क्या था? रुद्रसी। इन्होंने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? रामगुप्त के ऊपर आक्रमण कर दिया। और रामगुप्त के ऊपर आक्रमण किया तो इसकी पत्नी जो थी ध्रुवस्वामिनी, इसको बंदी बना के क्या कर दिया? ले गया। जब बंदी बना के ध्रुवस्वामिनी को ले गया तो इसको छुड़वाने के लिए कौन गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस शक शासक रुद्रसी का क्या कर दिया? हत्या कर दिया। और साथ में अपने बड़े भाई की हत्या कर दिया। और जो रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुवस्वामिनी, इसके साथ स्वयं विवाह कर लिया। और अगला शासक कौन बनेगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो क्या किया था शक शासक रुद्रसी ने? इसका क्या किया था? अपहरण। और अपहरण किया तो इसको बचाने के लिए कौन गया था? हाँ, बचाने के लिए कौन जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करेगा? रुद्रसी की हत्या कर देगा। और रुद्रसी की हत्या और साथ में किसकी हत्या कर देगा? रामगुप्त की
हत्या कर देगा और स्वयं अगला शासक बन जाएगा गुप्त वंश का। तो रामगुप्त के बारे में बस इतना ही याद रखना है। ये डरपोक शासक था, इसकी पत्नी का नाम ध्रुवस्वामिनी था, जिनका अपहरण किसने किया था? शक शासक रुद्रसिंह ने। इसको बचाने कौन गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय गया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय जब बचाने गया तो रुद्रसिंह की हत्या कर देता है और साथ में अपने बड़े भाई की भी हत्या कर देता है, और अगला शासक अब कौन बनेगा? चंद्रगुप्त द्वितीय बनेगा। ठीक है ना? इस पे आगे कल पढ़ेंगे। अभी गुप्त वंश बहुत सारा बच्चा है, कल एक दिन और लगेगा। अभी तो राजा बचे हैं कितना सारा, उसके बाद इसका